हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका आज जो है वो 8वां टेस्ट है और 8वां जो टेस्ट है वो भी हमारा पहली यूनिट से ही है और इसका जो सिलेबस है वो है भारतीय समाज का ये दूसरा टेस्ट है। दोस्तों, इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन है उसकी संख्या 25 रहने वाली है और सारे के सारे जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की हैं। दोस्तों, ये हमारी पहली यूनिट का सिलेबस है, ये अपने कर चुके हैं, इसके टेस्ट भी अपने हो चुके हैं और इनकी क्लासेस भी हो चुकी हैं। दोस्तों, ये सारे सिलेबस की क्लासेस अपने हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारी क्लासेस की वीडियो जो है अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे के सारे आपके लिए पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय समाज के विषय में, इनके टेस्ट की अपनी बातें चल रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस यूनिट में हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 1-2 क्वेश्चन इसके बनते हैं, इनमें से तो बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं या बनते भी हैं तो इस प्रकार के हैं जिनके लिए किसी विशेष तनाव की आवश्यकता लेने की अपने को नहीं है। यहाँ जो मुख्य आपका फोकस रहना चाहिए इन 2 टॉपिक के ऊपर रहना चाहिए। फिर भी जो प्रश्न है बनते हैं साधारणतः जिनको पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों की अपनी बात तो कर ही रही हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं और हम देखते हैं आज का पहला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, यानी आपको वो कारण बताना है जिससे शहरीकरण प्रभावित नहीं होता है या शहरीकरण नहीं हुआ करता है। नंबर 1 बात कि कुटीर उद्योगों का ह्रास, दूसरा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई और आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो यहाँ इन चारों ऑप्शन को अपने देखें तो देखिएगा गांव में जो कुटीर उद्योग हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, तो उसी के कारण जो है वो पलायन करके शहरों की तरफ जाना पड़ता है। गांव के अंदर जनसंख्या बढ़ गई तो उस जनसंख्या वृद्धि के कारण जो उपयुक्त रोजगार हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए भी पलायन करना पड़ता है, शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। बढ़ती हुई महंगाई के अंदर इस प्रकार का कोई कारण नहीं माना जाता है, तो इसका सही आंसर ये हो सकता है। दोस्तों, बाकी के पर भी बात कर लेते हैं। आवश्यक सुविधाओं का अभाव, ये बात भी सच है कि गांवों के अंदर जो है इस प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो पूरी की पूरी हमें प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए अधिक सुविधाओं के लिए भी शहर की ओर पलायन होता है जिससे शहरीकरण को बढ़ावा भी मिलता है। तो ये हो सकता है कुटीर उद्योगों का ह्रास जो है ये बिल्कुल सही लग रहा है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी कारण हो सकता है और आवश्यक सुविधाओं का अभाव भी एक कारण हो सकता है। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई तो देखिएगा महंगाई का प्रभाव तो गांव और शहरों पर उसी अनुपात में ही रहता है, इसलिए कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये एक कारण नहीं माना जा सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, यानी बढ़ती हुई महंगाई। प्रश्न नंबर 2 अपने देखते हैं कि नगरीकरण या शहरीकरण परिणाम है, किस चीज़ का परिणाम है। तो पहला हमारा ऑप्शन है शैक्षिक विकास के कारण या फिर ग्रामीण विकास के कारण या फिर ग्रामों से नगर की और जनसंख्या पलायन के कारण या फिर कृषि विकास के कारण। हमें बताना है कि नगरीकरण जो हो रहा है वो किसका परिणाम है। तो शैक्षिक विकास के कारण तो नहीं होगा, ग्रामीण विकास के कारण भी नहीं होगा। गाँव से जब नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन होता है तो नगरीकरण हुआ करता है। दोस्तों, तो इसका सही विकल्प ये हमारा माना जा सकता है। कृषि विकास भी अपने इसमें नहीं ले सकते, तो इसका सही आंसर होगा ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। इसका जो सही आंसर है वो यही है दोस्तों, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। अगला प्रश्न अपने देखें, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है, यानी किसके कारण जो है वो क्षेत्रीयतावाद आता है। तो गरीबी का है या फिर सामाजिक तनावों का है, बेरोजगारी का है या फिर वैश्वीकरण का है। क्षेत्रीयवाद जो है वो मुख्य कारण है सामाजिक तनावों का। क्षेत्रीयवाद से क्या उत्पन्न होता है, सामाजिक तनाव। क्षेत्रीयतावाद हम कहते किसको हैं, यानी अपने ही क्षेत्र को जब हम श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं तो ये एक मानसिक प्रवृत्ति है जो क्षेत्रीयतावाद के नाम से जानी जाती है। जैसे सांप्रदायिकतावाद है, तो जिसमें हम अपने ही संप्रदाय को बेस्ट मानना शुरू कर देते हैं, बाकियों को निकृष्ट मानना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं उसी प्रकार की एक ये धारणा क्षेत्रीयतावाद भी आती है, इससे सामाजिक तनाव ही उत्पन्न हुआ करते हैं। दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल सही है। आगे हम अपने प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि निम्न में से कौन सी ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। हम ऑप्शन की बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी विशेषता जो ग्रामीण जीवन में नहीं पाई जाती है। 1 नंबर परिवारात्मक एवं संयुक्त परिवार प्रणाली, दूसरा है जाति प्रथा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, परंपरा और धर्म को अधिक महत्व है या फिर जनसंख्या का आधिक्य।
तो यहाँ देखिएगा परिवार और संयुक्त प्रणाली जो है वो पाई जाती है, यानी यहाँ पर परिवार को महत्व दिया जाता है और अधिकतर आपको जो परिवार मिलते हैं वो संयुक्त परिवार ही मिलते हैं, तो ये बात हमारी ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जो जाति प्रथा है उसी पर आधारित सामाजिक व्यवस्था हुआ करती है, ये भी ठीक बात है। यहाँ देखिएगा ग्रामीण समाज में परंपराओं को अधिक महत्व दिया जाता है, धर्म का जो अधिक महत्व है, रूढ़ियाँ हैं वो आपको ग्रामीण परंपराओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी है। हाँ, ये जरूर है कि जनसंख्या का आधिक्य यहाँ नहीं होता, गाँवों की जो जनसंख्या है वो कम होती है शहरों की अपेक्षा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों जनसंख्या का आधिक्य, यही इसका आंसर है। यानी ये विशेषता है जो गाँवों की नहीं है, ये विशेषता किसकी है, नगर की है, शहर की है, शहर में ये विशेषता पाई जाती है। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। तो जो 5वां प्रश्न है हमारा वो कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर भी हमें ग्रामीण जीवन की विशेषता ही देखनी है और ये ढूंढना है कि कौन सी विशेषता ग्रामीण समाज में नहीं पाई जाती है। जजमानी प्रथा, सामाजिक जीवन में एक रूपता, विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोगों का विकास और प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। तो देखिएगा जजमानी प्रथा यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। आपने पुराने परंपराएं देखी होंगी गाँव के अंदर, जैसे जो बार्बर है या फिर जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका एक पारिवारिक संबंध होता है और वो सेवाएं देती हैं। वहाँ पर वस्तु विनिमय की परंपरा भी पाई जाती है, जो वर्ष भर सेवाएं देते हैं और फिर जो किसान है उसके घर में जो अनाज होता है उसी में से उनको भी हिस्सा मिलता है। तो ये जो जजमानी प्रथा है वो ग्रामीण जीवन की मुख्य विशेषता मानी जाती है। यहाँ सामाजिक जीवन में लगभग एक रूपता होती है क्या? बिल्कुल होती है। सामाजिक जीवन में लगभग एक रूपता, सब सारा जो समाज है, ग्रामीण समाज है, वहाँ पर रहन सहन कल्चर लगभग एक जैसा ही पाया जाता है। तो क्या वहाँ पर विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं? नहीं, वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के आर्थिक वर्ग नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर तो या तो खेती करने वाले लोग होंगे या जिस भी प्रकार के लोग होंगे वो लगभग एक जैसा वर्ग ही पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, तो ये प्रकृति से गांव का घनिष्ठ संबंध होता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। यह बात गलत है कि विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोगों का निवास होता है। ये जो विशेषता है ये भी नगर की विशेषता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोगों का निवास। अगले प्रश्न की बात करें 5वें की, गांव से शहर पलायन का कौन सा कारण है, यानी गांव से शहर की तरफ जाने का मुख्य कारण कौन सा है? कृषि का पिछड़ापन है, प्राकृतिक विपदाएं हैं, बाढ़ है, अकाल है, सामाजिक तनाव है या फिर उपयुक्त सभी हैं दोस्तों। तो सामान्यतः अपने जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर लगभग कौन सा होता है? उपयुक्त सभी। लेकिन क्यों है कि कृषि आजकल देखिएगा पिछड़ती जा रही है, तो इसी कारण से शहरों की तरफ पलायन भी होता है, मेहनत भी ज़्यादा है उतनी। देखिए जनसंख्या बढ़ने के कारण जो कृषि भूमि है वो कम रह गई है, हिस्से में कम आती है, इसलिए भी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ अकाल वगैरह पड़ते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो जिसके कारण भी जो है शहरों की तरफ पलायन होता है। और पुरानी जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, बदलते हमारे रीति रिवाज हैं, उनके कारण भी सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं वो माने जा सकते हैं शहर की ओर पलायन का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, यानी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है कि निम्न में से नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय में नहीं पाई जाती है? द्वैतिक संबंधों की प्रधानता, जनमत का अधिक महत्व, श्रम विभाजन और विशेषीकरण और तार्किक अभिवृत्ति। तो देखिएगा यहाँ जो है संबंध पाए जाते हैं वो द्वैतिक संबंध होते हैं। द्वैतिक संबंध कौन से होंगे? द्वैतिक संबंध वो होते हैं जिनमें फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें आप कह करके बोलते हैं, है ना। जो हमारे शहरों में इस तरह का कल्चर पाया जाता है। घनिष्ठ या आत्मीयता के संबंध नहीं पाए जाते हैं, जैसे पड़ोस के हैं या गांव के लोगों को आपने अधिकतर देखा होगा एक दूसरे को चाचा ताऊ इस प्रकार के नामों से संबोधित किया करते हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी उनके बीच में नहीं होती है। फॉर्मेलिटी वाले जो संबंध हैं वो नगरीय समुदाय में पाए जाते हैं, तो इसकी एक विशेषता है। जनमत का अधिक महत्व, तो यहाँ देखिएगा जनमत का अधिक महत्व नहीं होता है दोस्तों शहरों के अंदर। ये जो है ये विशेषता विशेष रूप से गाँव के पाई जाती है। जो भी डिसीजन हमारे लिए जाते हैं यहाँ पर वो पंचायत जो है वो तय करती है कि क्या होने वाला है, किस प्रकार का कार्य किया जाना है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। श्रम विभाजन और विशेषीकरण ये शहरों की विशेषता है, पाया जाता है। तार्किक अभिवृत्ति भी नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर होगा जनमत को अधिक महत्व
दिया जाना। तो ये हमारा सही आंसर था 2 नंबर। अगले प्रश्न की बात करें, महिलाओं ने भी जागरण और सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन की लेखिका कौन थी, हमें बताना है। रससुंदरी देवी, कैलाशवासिनी देवी, रोकैया शेखावत या पंडित रमाबाई। तो फैक्चुअल है ये क्वेश्चन बिल्कुल। इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी रससुंदरी देवी जो है इन्होंने आमार जीवन नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक की थी? आमार जीवन जो पुस्तक है उसकी रचना इन्होंने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 9 नंबर कि विवाह के कुछ उद्देश्य होते हैं या कार्य होते हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा विवाह का मुख्य कार्य नहीं है। यहाँ पर इस चीज को देख लिया करो। क्या कहा कि जो विवाह है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता, कुछ कार्य भी होते हैं। तो उनमें से कौन सा कार्य नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला है सामाजिक और आर्थिक कार्यों में सहयोग, दूसरा है वैध संतानोत्पत्ति, समय व्यतीत करना और मानसिक संतोष। तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। देखिएगा, सामाजिक और आर्थिक कार्यों में सहयोग तो होगा ही होगा, दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो यही सही है। दूसरी बात की वैध संतानों, जो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे वैधता करार दी जाती है, यानी विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली संतानें कौन सी होती हैं? वैध संतानें होती हैं। फिर देखिएगा, समय व्यतीत करना, ये बात थोड़ी जच नहीं रही है। टाइम पास के लिए कोई, देखिए ये इतना बड़ा कार्य नहीं करता है, विवाह जो है वो टाइम पास के लिए नहीं होता है। मानसिक संतुष्टि, ये ठीक है ऑप्शन। तो ये 3 जो है हमारे बिल्कुल सही हैं, ये कार्य होते हैं, ये विवाह के उद्देश्य हैं, लेकिन टाइम पास अपने नहीं मान सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, समय व्यतीत करना। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां जो हमारा प्रश्न है कि जब एकाधिक यानी एक से ज्यादा पुरुष और स्त्रियां विवाह के बंधन में बनते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, एकाधिक पुरुष और स्त्रियां, तो ऐसे विवाह को बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह या बहु विवाह। तो इन ऑप्शन में से सही जो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है वो है बहु विवाह, इसी नाम से इसको जाना जाता है। 11वें प्रश्न की बात करें कि मुस्लिम समाज में विवाह को क्या माना जाता है, हम किस रूप में देखते हैं? धार्मिक संस्कार है, कर्तव्य है, दीवानी समझौता है या फिर वेद है? देखिएगा, धार्मिक संस्कार तो हमारे यहाँ भी माना जाता है, हिंदू समाज में इसको स्वीकार भी किया जाता है। कर्तव्य अपने कह नहीं सकते हैं, वेद नहीं कह सकते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? दीवानी समझौता। तो मुस्लिम समाज के अंदर जो विवाह है उसे दीवानी समझौते के रूप में देखा जाता है। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। 12वां, निम्न में से कौन सा प्रकार ये परिवार का नहीं है, यानी परिवार का महत्व नहीं है? इससे सामाजिकरण होता है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है, सामाजिक नियंत्रण होता है या फिर अलगाव होता है? देखिएगा, सामाजिकरण हम कहते हैं समाज के जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको सीखना, तो ये तो होता है। संस्कृति हस्तांतरण यानी आगे से आगे जो हमारा कल्चर है उसको ट्रांसफर करना परिवार के द्वारा होता है। सामाजिक नियंत्रण, परिवार ही जो है समाज पे नियंत्रण रखने का कार्य करता है, ये भी ठीक है। अलगाव नहीं होता दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? अलगाव। बाकी तीनों चीजें, सामाजिकरण है, संस्कृति हस्तांतरण है, सामाजिक नियंत्रण, ये परिवार के महत्व है, लेकिन अलगाव नहीं हो सकता। 13 नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा जो है वो केंद्रीय परिवार की ओर संकेत करता है? किसकी ओर संकेत कर रहा है? केंद्रीय परिवार की ओर। केंद्रीय परिवार कौन सा हो सकता है? पति व पत्नी रहते हैं, जिसमें पति पत्नी व अविवाहित बच्चे रहते हैं, विवाह योग्य पुरुष स्त्री रहते हैं या फिर पति पत्नी व विवाहित बच्चे रहते हैं? तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर होता है केंद्रीय परिवार, जिसमें पति पत्नी रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 14 नंबर, एकल परिवार में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना रहती है? यानी एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं, इस प्रकार का जो परिवार होता है तो उसमें कौन से गुण विकसित हो सकते हैं बच्चों में? एकाकीपन आ सकता है, आत्मनिर्भरता हो सकती है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है या सारी हो सकती हैं दोस्तों। तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर है अधिकतर तो इनमें यही हुआ करता है, एकाकीपन आ जाता है, क्योंकि समाज उनका उतना ज्यादा बड़ा नहीं रहता, परिवार का आकार छोटा होता है, इसलिए एकाकीपन आ जाता है। हाँ, और वो सेल्फ डिपेंड भी हो जाते हैं, आत्मनिर्भर, और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी आती है, क्योंकि वहां पर निर्णय स्वयं को लेना होता है। संयुक्त परिवार की तरह घर का मुखिया डिसीजन नहीं लेता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उक्त सभी, यानी सारे ही हैं। तो ये इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है, यानी जिसके कारण वो स्थायी नहीं रह पा रहा है? कौन सा है? तो दाम्पत्य संबंधों पर अधिक बल देना, ये
दूसरा जो है वो परिवार के सदस्यों की आय, स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता होना, एक व दो दोनों हैं, या फिर बच्चों पर ध्यान न देना। हमने कहा कि किसके कारण संयुक्त परिवार जो है वो स्थायी नहीं रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पति पत्नी के संबंधों और दाम्पत्य संबंधों पर वर्तमान में अधिक बल दिया जाता है, तो इसके कारण भी संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा परिवार के सदस्यों की आय, स्वभाव और गुण वो सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं, तो जिसके कारण भी कहीं कहीं विरोध देखने को मिलता है, परिवार टूट जाते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, यानी 1 व 2 दोनों ये नहीं हो सकता, बच्चों पर ध्यान न देना। तो 3 नंबर इसका जो है वो सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम जिस अवधारणा का अनुसरण है वो है। क्या कहा हमने कि महिलाओं के उत्थान से संबंधित जो सामाजिक नीति उपागम है वो किस अवधारणा पर कार्य करता है। तो महिला कल्याण है, महिला विकास है, महिला सशक्तिकरण है, या उपयुक्त सभी है। तो इसके लिए जो सही शब्द अपने इस्तेमाल कर सकते हैं वो है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाना जो इसमें शामिल हुआ करता है। तो इसका सही आंसर महिला सशक्तिकरण है। अगले प्रश्न की अपने बात करें तो वो है कि भारत में किस वर्ष, 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया था। 1970, 1985, 1992 और 2002। तो फैक्ट है डायरेक्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, 1992 के अंदर राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया था। 18 नंबर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 बना, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। बाल विवाह प्रावधान, शारदा एक्ट, विलियम बेंटिंग एक्ट, या फिर बाल संरक्षण एक्ट। ये नाम आपने काफी बार सुना भी होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है शारदा एक्ट के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न जो हमारा है, 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था, यानी किसके प्रयासों से ये जो कानून है वो लागू हुआ था। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसमें जो सबसे ज्यादा देखिएगा दोस्तों काम किया था वो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला 20वां प्रश्न अपने देखें, राजस्थान में बालिका नीति कब जारी की गई थी। 24 जनवरी 2013, 14 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2014, 1 जनवरी 2013। इसका जो सही आंसर है जो 24 जनवरी 2013 है। राजस्थान पहला इस प्रकार का कार्य करने वाला राज्य था। इसके बाद में हम बात करते हैं 21 नंबर जो हमारा प्रश्न है, संयुक्त परिवार का दोष कौन सा नहीं है। निम्न में से संयुक्त परिवार का दोष नहीं पाया जाता है। निकम्मों का घर हो जाता है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है, मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है और श्रम विभाजन होता है। तो इसका देखिएगा जो सही आंसर होगा हमारे पास में वो होगा श्रम विभाजन। ये देखिएगा इसमें संयुक्त परिवार में कई बार ये चीज देखने को मिलती है कि निकम्मे लोग आ जाते हैं, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है। मान लीजिएगा 20 लोगों का परिवार है, उसमें 2 लोग काम नहीं भी करते तो भी उनको पता है कि हमें खाना, चीजें सारे कुछ मिल ही जाना है, तो इस कारण से निकम्मों का घर भी बन जाता है और व्यक्तित्व के विकास में भी बाधक हो जाता है। कई बार सही डिसीजन वो लोग नहीं ले पाते हैं या डिसीजन किसी एक के हाथ में होता है, तो फिर जो पूरा जो अवसर है उसको नहीं मिल पाता। और देखिएगा सामाजिक तनाव है, और इसके अलावा देखिएगा जो धन संपत्ति है उसको लेकर के मुकदमेबाजी भी कई बार देखने को मिलती है। श्रम विभाजन ये इसका प्रकार नहीं पाया जाता है। संयुक्त परिवार का ये दोष नहीं है, बल्कि ये तो गुण है दोस्तों। ये क्या है, इसका एक गुण है। ये तीनों इसके क्या हैं, दोष हैं दोस्तों। आगे अपने याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है 22 नंबर, परिवार के 2 प्रकार की अपने बात करें, समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। कौन कौन से समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, ये किस विद्वान ने ये नाम बताए थे। लिंटन ने, मैक्स मुलर ने, मैकाइवर ने, या फिर ईश्वरी प्रसाद त्रिपाठी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिंटन। लिंटन ने ये परिवार के 2 प्रकार जो हैं वो बताए थे दोस्तों। 23वां जो हमारा प्रश्न है, विवाह की जड़ें परिवार में है न कि परिवार के विवाह में, ये कथन किसका है। लिंटन का, वेस्टरमार्क का, मैकाइवर एवं पेज का, या फिर बोगार्ड्स का। कथन है, तथ्य है, डायरेक्ट फैक्ट है, तो इसका जो सही आंसर है वो है वेस्टरमार्क। अगले प्रश्न की अपनी बात करें 24 नंबर, जनजातियों में प्रचलित विवाह का वह प्रकार जिसमें पति पत्नी विवाह से पूर्व कुछ समय के लिए साथ रहते हैं जिससे वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें। ये प्रकार कौन सा माना जाता है। विवाह का परिवीक्षा है, हरण है, परीक्षा है, या फिर क्रय विवाह है। देखिएगा दोस्तों, या तो हिंदू विवाह के जो प्रकार हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, या फिर ये वाले रह जाते हैं। तो देखिएगा क्या कहा हमने, जनजातियों में प्रचलित विवाह का प्रकार जिसमें पति पत्नी जो है वो विवाह से पहले ही कुछ समय के लिए साथ रहते हैं जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो है परिवीक्षा
विवाह, इसमें ये माना जाता है। कुछ ये जो बाकी हैं उनको भी देख लेते हैं। हरण विवाह ये कौन सा होता है? इसमें देखिएगा जो युवक है वो देखिएगा युवती जो है जिससे वो विवाह करना चाहता है वो कन्या के भाई और कन्या के पिता की अनुमति के बिना उनका अपहरण करके साथ ले जाता है। इसको आप अपहरण मान लीजिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगी। अपहरण करके उसके साथ में शादी कर लेता है। तो इस प्रकार का जो विवाह है उसे हरण विवाह के नाम से जानते हैं। ऐसा जो है वो देखिएगा नागा है, भील है, संथाल है, इस प्रकार के जनजातियों में ये पाया जाता है दोस्तों। इस विवाह को अपर टिपी भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अपर टिपी, ये टय है, अपर टिपी भी कहते हैं दोस्तों। फिर देखिएगा परीक्षा विवाह ये कौन सा होता है? इसमें जो पुरुष है जिसको विवाह करना है उसके शौर्य की परीक्षा ली जाती है और फिर उसके बाद में विवाह किया जाता है। तो ऐसा बेलों में भी होता है। एक जनजाति है कोमांचो, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। खासी जो जनजाति है वहाँ भी देखने को मिलता है। गुजरात में जो इस प्रकार का विवाह होता है उसे कहते हैं गोल गदेड़ो। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। क्रय विवाह, ये देखिएगा नाम से ही स्पष्ट है, क्रय विवाह। क्रय विवाह में देखिएगा वधु प्राप्त करने के लिए मूल्य जहाँ देना पड़ता है वो विवाह क्रय विवाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और प्रकार भी अपने देख लेते हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं सेवा विवाह की। ये इसके बाद का देखिए स्टेप है। यदि मान लीजिए कोई लड़का है उसको विवाह करना है और उसके पास में पैसे नहीं है, वो क्रय मूल्य जो है वो नहीं चुका सकता है, तो फिर ये वाला रास्ता अपनाता है। सेवा विवाह में वो क्या करेगा? सास ससुर की सेवा करता है और जब सास ससुर उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर देता है। भारत में इस प्रकार की परंपराएं होती हैं दोस्तों। गोंडा है, बैगा है, या हिमालय के जो गुर्जर हैं, हिमालय प्रदेश में पाए जाने वाले जो गुर्जर हैं, इसके अलावा यूपी की जो खस जनजाति है तो वहाँ पर ये विवाह हुआ करता है, सेवा विवाह। इसके अलावा देखिएगा ये एक विवाह का प्रकार है, आपने बहुत बार सुना होगा, आटा साटा। इसको विनिमय भी बोलते हैं। ये देखिएगा दो परिवार हैं, ये पहला परिवार है, ये दूसरा परिवार है। इसमें देखिए एक कन्या है और एक वर है, यानी एक लड़का है और एक लड़की है। सेम कंडीशन इसके पास में भी है, इसके पास में भी कन्या है और वर है। तो देखिएगा इस प्रकार से ये विवाह किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे विवाह को जो कहते हैं वो आटा साटा कहते हैं, यानी लड़के के बदले लड़की लेना। यानी एक परिवार के अंदर एक लड़का एक लड़की है तो वो दोनों की आपस में शादी कर दी जाती है दूसरे परिवार के साथ में। तो इस प्रकार का जो विवाह है वो आटा साटा के नाम से जाना जाता है। एक हठ विवाह भी होता है इसमें आदिवासियों में, इसको भी देख लेना। हठ विवाह में क्या होता है? जैसे कोई लड़की है और उसको कोई लड़का पसंद है और उससे वो विवाह करना चाहती है दोस्तों, तो फिर वो क्या करेगी? उस लड़के के घर में जबरदस्ती घुस जाती है और फिर उनकी सेवा करती है और वो निकालने पर भी बाहर नहीं निकलती है, हठ पकड़े रहती है। तो इस प्रकार का जो विवाह है उसे हठ विवाह के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें जो कि अंतिम हमारा प्रश्न है, उनमें से कौन सा जो कथन है वो जेंडर संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन है हमारे पास में स्त्री व पुरुष दोनों के प्रति समभाव अनुभव करना। इस शाब्दिक अर्थ को समझ लेना क्योंकि इस पूरे टॉपिक में एक ही बात है। इसमें अगर और कुछ पूछा जा सकता है तो इनके लिए जो भी कानून एक्ट बनाए गए वो वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर इसकी परिभाषा यही है कि पुरुष और स्त्री के अंदर किसी काम को देने में या किसी भी प्रकार से स्त्री और पुरुष होने के नाम पर भेदभाव नहीं करना, जेंडर संवेदनशीलता में आता है। यानी स्त्री व पुरुष दोनों के प्रति समभाव रखना, एक ही भाव से उनको देखना। दूसरी बात है स्त्री और पुरुष के आधार पर कार्य, व्यवहार और परंपराओं का बंटवारा नहीं किया जाना। तीसरा जो है बालक बालिका के पालन पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य में कोई भेद नहीं करना, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना। तो स्त्री व पुरुष को समभाव दृष्टि से देखना। दूसरी बात है कि कार्य, व्यवहार, परंपराओं में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं किया जाना। पालन पोषण, इनमें शिक्षा स्वास्थ्य में कोई भेद नहीं करना। तो ये सारे के सारे जो है इसको भली भांति परिभाषित करने का कार्य करते हैं जेंडर संवेदनशीलता को।
तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो भारतीय समाज का टॉपिक है, इसका पूरा एक ही वीडियो यानी लगभग 1 घंटे का वीडियो है, जिसके अंदर आपको सारा ये जो टॉपिक है भारतीय समाज पूरा बड़े अच्छे से समझाया गया है। आप उसको देख करके इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और आई होप उसमें से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट भी है तो। और उसी की जो है हमने सारे टेस्ट के क्वेश्चन जितने बन सकते थे वो सारे प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिए हैं। इसके अलावा टाइम पास वाले तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे जिनका कोई तात्पर्य नहीं है या आउट ऑफ सिलेबस, आप जैसे आपने पुस्तकों में प्रश्न भी देखे होंगे, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारी है भारतीय समाज की विशेषता जिसे हमें पढ़ना है, जेंडर इक्वलिटी है, ये जो सारी चीज़ें हैं, शहरीकरण है, ग्रामीण समाज है, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी है और ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो भारतीय समाज के लगभग अपने सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न तो इतने ही बनते थे, कुछ और अगर इम्पोर्टेंट कभी लगेंगे तो आगे की क्लासेस में, आगे के जो वीडियो बनेगी वहाँ पर भी हम उसमें देख लेंगे, क्योंकि अगले टेस्ट के अंदर हम बात करेंगे नए टॉपिक के विषय में। जो अपना 9वां टेस्ट होगा वो यूनिट नंबर 2 से होगा और उसमें देखिएगा मौर्य काल के विषय में अपनी बात करने वाले हैं। कल के टेस्ट में डेली टेस्ट आपके लिए उपलब्ध हो रही हैं दोस्तों। इसके अलावा इन प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवाई दी जाएगी हमारे या तो टेलीग्राम चैनल जो कि तुल्य आर्यस के नाम से है वहाँ पर, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज को देखकर देखना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको जो है बड़े अच्छे अच्छे टेस्ट आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ ही जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी फेसबुक पेज है तुल्य आर्यस के नाम से ही, जहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।